दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए उनके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार भी सब कुछ होते हैं। ऐसी ही कहानी है आज के हमारे मूवी के हीरो की, जैकी डिनोर्स्कियो। एक दिलखुश इंसान जो एक क्राइम फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद कि कई सारे लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसे अपने साथी और परिवार पर बेइंतहा प्यार और भरोसा है। सन 1980 के दौरान अमेरिकी फेडरल सरकार ने बढ़ते ड्रग्स डीलिंग, ग्लैम्बिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त कदम उठाए। सारे बड़े छोटे गैंगस्टर्स, स्मगलर और माफिया डॉन को पकड़ा गया। इसके लिए सरकार ने एक खास कानून बनाया, रिको। सरकार और सिविल बॉडी की कोशिश थी कि सारे बड़े छोटे क्रिमिनल्स पर एक साथ मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें एक गैंगस्टर था, जैकी डिनोर्स्कियो, जिसके नाम पर ड्रग डीलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और गैम्बलिंग जैसे 14 से अधिक गुने के केसेस थे। वो पहले ब्रूनो क्राइम फैमिली के साथ काम करता था, लेकिन अब वो लुकेजिस क्राइम फैमिली का हिस्सा है। वो अपने क्राइम पार्टनर और उनके फैमिली से बहुत प्यार करता है, उन्हें अपना परिवार मानता है। एक दिन जैकी का कजिन टॉनी कैम्पेंगा उसके घर आता है, जहां जैकी ऊपर अपने कमरे में सोया होता है। वो अपनी गन निकालकर जैकी पर तान देता है। जैकी नींद में होता है। टॉनी हिचक कर उस पर एक गोली चलाता है, जो उसके कान पर लगती है। अब जैकी होश में आता है और टॉनी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन टॉनी को नफरत है जैकी के प्यार से। वो उस पर और 3 गोलियां चलाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब जैकी की बेटी मरीना गोली के आवाज से ऊपर आती है और जोर से चिल्लाती है। वो अपने पिता को फौरन अस्पताल ले जाती है। यहाँ जैकी की जान तो बच जाती है, लेकिन अस्पताल में पुलिस जैकी और उसकी बेटी से पूछते हैं कि उस पर गोली किसने चलाई। तो वो दोनों कहते हैं, हमने गोली चलाने वाले को नहीं देखा। जैकी अपनी बेटी से कहता है कि इसमें टॉनी की कोई गलती नहीं, वो बुरे आदतों और नशों की वजह से ऐसा हो गया है। दोस्तों, यही खूबी है जिससे जैकी बाकी गैंगस्टरों से अलग है। उसके नजदीकी लोग उससे कितना भी नफरत करे, लेकिन वो उनसे हमेशा उतना ही प्यार करता है। यही जैकी की जिंदगी है। कुछ दिनों बाद एक होटल रूम में जैकी और उसका साथी ड्रग डीलिंग करते रहते हैं, और तभी वहां पुलिस आती है और जैकी और उसके साथी को ड्रग के साथ रंगे हाथ पकड़ती है। जैकी को अब जज के सामने खड़ा किया जाता है और उसे ड्रग डीलिंग और डोपिंग के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाई जाती है। यानी वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। एक दिन जैकी को जेल से बाहर ले जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऑफिसर कहते हैं, उसे फेडरल ऑफिस ले जा रहे हैं। यहाँ उसे सरकारी वकील के ऑफिस में ले जाते हैं। जैकी को अच्छा खाना और वाइन ऑफर किया जाता है। यहाँ ऑफिस में सरकारी वकील बैठे होते हैं। वो जैकी से कहते हैं, तुम्हारे नाम पर 14 से ज्यादा केसेस है और अब तुम्हें ड्रग डोपिंग में 30 साल की सजा मिली है। जैकी पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सरकारी वकील कहते हैं, मौजूदा फेडरल सरकार तुम्हारे सारे बॉसेस, गैंगस्टर और स्मगलर साथियों के खिलाफ एक बड़ा माफिया ट्रायल केस दर्ज करने वाली है, और हम चाहते हैं तुम इस केस में सरकारी गवाह बन जाओ। जैकी कहता है, मैं अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दूं, उनको धोखा दूं? सरकारी वकील हंस पड़ते हैं, कौन से दोस्त? तुम पहले ब्रूनो फैमिली का हिस्सा थे, उन्हें छोड़कर तुम लुकेजिस फैमिली गए। यहाँ ब्रूनो तुम्हारे जान के दुश्मन है और लुकेजिस तुमसे सिर्फ नफरत करते हैं। जैकी कहता है, वो मेरी फैमिली है और वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। सरकारी वकील अब चिढ़कर कहते हैं, तुम्हें पता भी ये ट्रायल कितना बड़ा होगा? इसमें 76 से ज्यादा गुने दर्ज है, 20 से अधिक संदिग्ध अपराधी, उनके अनगिनत वकील और मुवक्किल है। जूरी मेंबर्स की एक बड़ी टीम होगी और यह ट्रायल 1 साल से ऊपर चल सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा केस नहीं देखा और ना ही मैं कभी केस हारता हूँ। तो अब तुम्हारा जवाब क्या है? जैकी कहता है, तुम्हारे इस काम के लिए शुभकामनाएं, लेकिन मैं अपने फैमिली का साथ दूंगा। अब जेल में जैकी को मिलने उसका वकील आता है। जैकी कहता है, ये मीटिंग तुमने फिक्स की थी? वकील कहता है, मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया था। तुम्हें सही लीगल एडवाइस देना मेरा काम है। जैकी कहता है, तुमने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी। वो लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए ही मुझे पहले इस डोपिंग केस में फंसाया गया है। तुम मेरे किसी काम के नहीं, आज तक सिर्फ मेरे पैसे लूट रहे थे। अब मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ जैकी को दूसरे सेल में भेजा जाता है। जैकी जेल अफसर से कहता है, मुझे सीवियर बैक पेन है, उसे मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं रात को इस चेयर पर ही सोता हूँ। और वो खुद ही वो चेयर उठाकर दूसरी सेल लेके जाता है। आज ट्रायल का पहला दिन है। यहाँ जूरी मेंबर्स, सरकारी वकील, उनकी टीम, डिफेंडेंट और उनके वकील से कोर्ट रूम खचाखच भरा है, जैसे यहाँ कोई मेला लगा हो। अब जैकी कोर्ट रूम में आता है। वो काफी वक्त के बाद अपने साथियों से मिलता है। इस क्राइम फैमिली का बॉस है मिस्टर निक काल्ब्रिज, जो जैकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ कोर्ट रूम में जैकी बेन क्लेंडिस से मिलता है, जो उसके एक साथी का वकील होता है। दोस्तों, बेन क्लेंडिस दिखने में बौने हैं, पर वो एक लीड वकील है और उनका काफी रुतबा है।
बेन क्लेंडिस जैकी से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम अपनी तरफ से खुद लड़ने वाले हो बिना वकील के, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि तुम्हें एक वकील की जरूरत होगी। जैकी कहता है, मुझे पिछले केस में 30 साल की सजा मिली है और मेरा वकील कुछ भी नहीं कर पाया। क्या फायदा है ऐसे वकीलों का? और वैसे भी इस बार इन लोगों ने एक सोए हुए शेर को जगाया है। इसका जवाब तो अब ये शेर ही देगा। दोस्तों, ऐसे केसेस में आखिरी फैसला जूरी मेंबर्स देती है। जूरी मेंबर्स समाज के अलग अलग पेशे के लोग होते हैं जो केस की शुरुआत से अंत तक केस को समझते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं कि डिफेंडेंट गिल्टी है या नहीं। अब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। सरकारी वकील शॉन किनरी कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं, ये लुकीजिस क्राइम फैमिली है जिनमें 5 परिवार शामिल है। इनका काम गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन और ड्रग डीलिंग है। ये फैमिली एक ऐसी दलदल है जिसमें हमारे समाज के अनगिनत क्राइम और कॉन्स्पिरेंसी होती है। ये लोग नई जर्सी और पूरी अमेरिका के लिए एक दीमक है जिसे अब साफ करने का सही वक्त आया है। इन लोगों की ये रंगीन और चमकीली दुनिया इसका एक सबूत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने इनके काले चिट्ठे और सबूत पेश हो, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि ऐसे लोगों की सही जगह सिर्फ जेल है। यह कर वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट पूरी करते हैं। ट्रायल के अगले 2-3 दिन तक बाकी डिफेंडेंट के वकील भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो अपनी बात जूरी के सामने रखते हैं कि कैसे सरकार ने उनके क्लाइंट पर गलत इल्जामात रखे हैं। अब चौथे दिन बेन क्लेंडिस अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, हमारे सामने लैटिन में लिखा है, लेट जस्टिस बी डन दो द हेवंस फॉल्स। मतलब कोई भी अंजाम हो लेकिन न्याय सच्चा हो। मेरे क्लाइंट कार्लो मास्कोपोर्नियो एक आम जिंदगी जीते हैं। उनकी शादी को 17 साल हो चुके हैं और उनके 4 बच्चे हैं। मेरे क्लाइंट की बीवी रॉसल चर्च में बच्चों को पढ़ाती है। ये है इनकी चमकीली दुनिया, ना कि सरकारी वकील जैसे कहते हैं वैसी रंगीन। ये लोग बचपन से दोस्त हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है किसी क्राइम फैमिली का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जरूर साबित होगी। अब कोर्ट में जज जैकी डिनोर्स्कियो से पूछते हैं कि आपके वकील कहाँ पर है। जैकी कहता है, मेरे कोई वकील नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। जज पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लीगल एक्सपीरियंस है? जैकी कहता है, मैं अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजारी है, इस हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा लीगल एक्सपीरियंस है। इससे उसके सारे दोस्त हंस पड़ते हैं। जज कहते हैं, ठीक है, तुम्हें इजाजत है, तुम अपना केस खुद लड़ सकते हो। जैकी को अब अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन भी पता नहीं है। लेकिन जैकी का एक अंदाज है, वो अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेता है, क्योंकि वो हर बात अपने दिल से कहता है। वो कहते हैं ना, जो दिल में है वो जुबान पर। वो बस ऐसा ही इंसान है, मस्त मौला। अब जैकी शुरुआत करता है। वो कहता है, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई ही 6ठी क्लास तक हुई है और जो भी मैं कहता हूँ दिल से कहता हूँ। अभी वकील बेन ने जो बताया इस लैटिन भाषा का मतलब, नहीं तो मुझे लगा इसका मतलब नो स्मोकिंग है। सारे लोग हंस पड़ते हैं। वो अपने एक साथी की हैट लेकर पहनता है और जूरी और बाकी लोगों से पूछता है, मैं कैसे लग रहा हूँ? बिल्कुल गैंगस्टर की तरह। लेकिन मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, क्योंकि ये हैट मेरी नहीं है और मैं गैंगस्टर नहीं गैंगस्टर हूँ। जूरी मेंबर्स हंस पड़ती है। जैकी आखिर में कहता है, मेरी दुनिया कभी रंगीन नहीं थी, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त और परिवार मिले हैं। यही मेरी दुनिया है। यहाँ लंच हावर्स में सारे डिफेंडेंट और वकील मिलकर बातचीत करते हैं। मिस्टर बेन दूसरे वकील से पूछते हैं, क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? सारे वकील अपने और दूसरे वकीलों के काम से खुश हैं, पर उन्हें डर है जैकी का, क्योंकि उसकी एक गलती इस केस पर भारी पड़ सकती है। मिस्टर बेन कहते हैं, जैकी की बातों से जूरी मेंबर हंस रही थी और एक कहावत है कि अ लाफिंग जूरी इज नेवर अ हैंगिंग जूरी। तो जब तक जूरी खुश है तब तक जैकी से कोई परेशानी नहीं है। दूसरी ओर सरकारी वकील इस बात से खुश नहीं है कि जूरी मेंबर्स जैकी की बातों पर हंस पड़ती है। वो चाहते हैं जूरी को इन लोगों में झूठे, दरिंदे और खूनी इंसान दिखाई दे और तभी हम इन लोगों को सजा देने में सफल हो सकते हैं। यहाँ निक काल्ब्रिस मिस्टर बेन से कहते हैं कि वो जैकी को इतने हल्के में ना ले। मैं उसके नस नस से वाकिफ हूँ। वो हम लोगों को फंसाकर खुद छूट जाएगा, इसलिए तुम उसकी बातों से जरा संभाल कर रहना। यहाँ जैकी जेल में है और वो खुश है अपनी जेल की लाइफ से और अपने चेयर से। आज ट्रायल का 52वां दिन है। सरकारी वकील एक गवाह पेश करते हैं, मिस्टर ऑक्टिवियो वायरेस, जो जैकी डिनोर्स्कियो का ड्रग डीलिंग पार्टनर है। ऑक्टिवियो की गवाही से यह बात साफ होती है, इन दोनों के नार्कोटिक्स डीलिंग में ट्रांजैक्शन और शेयर थे, लेकिन उनका असली मकसद जैकी के ड्रग डीलिंग के बॉस निक काल्ब्रिस तक पहुंचना है।
सरकारी वकील पूछते हैं, तुम मिस्टर काल्ब्रिज को कैसे जानते हो? मिस्टर एक्टिवियो वायरस कहता है, जैकी ने उनके बारे में मुझे कहा था। हम अक्सर पार्टी, शराब और लड़कियां में मस्त रहते थे। जैकी तो लड़कियों में काफी फेमस है। सारे लोग हंसने लगते हैं। अब जैकी मिस्टर एक्टिवियो से सवाल करता है। जैकी कहता है, दोस्त, हमने साथ में बहुत सारे काम किए। क्या तुम्हें वो डियोगो वाला किस्सा याद है? वो कहता है, बिल्कुल, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तूने बड़े ही खास अंदाज से वो डीलिंग की थी। जैकी कहता है, मैंने तुमसे कभी या किसी ड्रग डोपिंग के लिए इनकार किया है? एक्टिवियो कहता है, कभी नहीं। जैकी कहता है, बिल्कुल सही, मैं कभी कोकेन से इनकार कर ही नहीं सकता। क्या तुम अभी मेरे लिए थोड़ा लेकर आए हो? जूरी और सारे लोग हंस पड़ते हैं। सरकारी वकील जैकी के रवैये से नाराज है। वो ऑफिसर से कहते हैं कि वो ध्यान रखे कि जैकी को जेल में ज्यादा कंफर्ट ना मिले। जेल वार्डन जैकी के सेल से उसकी कंफर्ट चेयर निकाल देता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें बाकी कैदियों की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जैकी इस चेयर के बगैर चैन से सो भी नहीं पाएगा। ट्रायल की अगली सुनवाई में मिस्टर बेलमैन गवाह के कटरे में बैठे हैं। सरकारी वकील मिस्टर बेलमैन से पूछते हैं, तुम जैकी डिनोर्स्कियो को कैसे जानते हो? मिस्टर बेलमैन कहता है, मैं जैकी का ड्राइवर था, उसके लिए पैसे और कभी उसके दोस्तों का मैसेज पहुंचाता था। इनमें से कोई लोग जो अभी यहाँ डिफेंडेंट में बैठे हुए हैं, इसमें जैकी और मुझे कुछ पैसे मिलते थे और बाकी उसके साथियों में बांटा जाता था। सरकारी वकील कहते हैं, क्या मिस्टर निक काल्ब्रिज को भी हिस्सा मिलता था? वो कहता है, मुझे यकीन के साथ तो नहीं पता, शायद मिलता होगा। वकील पूछते, फिर तुम वहाँ से कैसे निकले? बेलमैन कहता है, जैकी मुझसे नौकरों जैसा काम करवाता था। एक बार क्रिसमस के दिनों में मैंने जब काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अब जैकी गवाह से पूछता है। वो कहता है, जब तुम जेल से बाहर आए थे तब तुम्हें किसने सहारा दिया? तुम्हारे बुरे वक्त में कौन तुम्हारे साथ खड़ा था? इस सब का तुम मुझे यह सिला दे रहे हो। मैंने तुम्हें अपना भाई जैसा समझा, लेकिन तुम मुझ पर गलत इल्जामात लगा रहे हो। जज जैकी को वार्न करते हैं कि वो कोई भी बात करने से पहले उसे साबित करे। जैकी कहता है, मैं जरूर साबित करूंगा। अगर मिस्टर बेलमैन अपने हाथ पर लगे ड्रग इंजेक्शन के निशान दिखा दे, तुम मुझे कानून तोड़ने की बात करते हो, जबकि तुम दिन में आधा दिन कोकेन के नशे में रहते हो। उसके बाद जैकी उस पर एक ऐसा असभ्य जोक सुनाता है जिससे सारे लोग हंस पड़ते हैं। सरकारी वकील जैकी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील करते हैं। जज जैकी को फिर एक बार वार्न करते हैं। यहाँ एक सीन में सारे डिफेंडेंट लंच कर रहे होते हैं। जैकी उनसे मिलने जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है अपने सारे साथियों को मिलकर। वो चाहता है कि वो आज उनके साथ लंच करे, लेकिन निक को जैकी का यहाँ आना पसंद नहीं है। जैकी कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? निक कहता है कि तुम झूठे पैर का ढोंग बंद करो और तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ऐसा कर वो जैकी के हाथ से भरी थाली कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। जैकी को बहुत बुरा लगता है। वो फिर भी एक नई थाली बनाकर उनके साथ बैठने जाता है और उसे कोई सीट ऑफर नहीं करता। अगली सुनवाई में एजेंट कैरी अपनी गवाही में कहते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद सारे डिफेंडेंट पर काफी वक्त से नजर रखते थे। सरकारी वकील पूछते हैं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर निक काल्ब्रिज इस क्राइम फैमिली का बॉस है? एजेंट कैरी कहता है, हमने सारे डिफेंडेंट को एक रेस्टोरेंट में देखा था और निक काल्ब्रिज वहाँ के सेंटर चेयर में बैठे थे और ये सारे लोग लाइन में उनके रिंग को चूमकर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। इससे ये बात साबित होती है कि वो इटालियन लोग थे और मिस्टर काल्ब्रिज उनके ही बॉस थे। अब यहाँ बाकी वकील कुछ नहीं कहते, पर जैकी एजेंट कैरी से सवाल करता है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग इटालियन थे? क्या तुमने उनकी बातें सुनी थी? क्या उन्हें नजदीक से देखा था? एजेंट कैरी कहता है, नहीं, मैं दूर से उन्हें देख रहा था, लेकिन उनकी चाल ढाल इटालियन जैसी थी। जैकी कहता है, अगर तुम्हारी चाल सुअर जैसी होगी तो क्या तुम सुअर कहलाओगे? जज जैकी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में $10,000 का फाइन लगाते हैं और सारे वकील को अपने चैम्बर्स में बुलाते हैं। यह चैम्बर में जज मिस्टर बेन और बाकी वकीलों से पूछते हैं, जैकी डिनोर्स्कियो के असभ्य व्यवहार से उनके क्लाइंट और बाकी डिफेंडेंट का जूरी के रिलेशन पर गलत संदेश जा रहा है। मिस्टर बेन क्लैंडिस कहते हैं, जैकी बाकी क्लाइंट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकारी वकील कहते हैं, वो कोर्ट के नियमों का हमेशा मजाक उड़ाता है, हमें उसे इस ट्रायल से निकालकर उस पर अलग ट्रायल रखनी चाहिए। जज कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कानूनी यह मुमकिन हो। अब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू होती है। तभी जैकी खुद से जज के सामने जाकर दिल से माफ़ी मांगता है। वो कहता है, अगर मेरे वजह से इस कोर्ट का और जज का अपमान हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा किसी को अनादर करना नहीं था। मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। लेकिन जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है, तभी एक सीनियर डिफेंडेंट को हार्ट अटैक आता है। उसे तुरंत स्ट्रेचर में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। या फिर रात को जज के चैम्बर में वकीलों की मीटिंग होती है। जज कहते हैं, मुझे अस्पताल से रिपोर्ट मिली है कि अगले 2-3 दिन तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हम फिर से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरकारी वकील कहते हैं कि ट्रायल को अब 11 महीने हो चुके हैं और हम अब तक नतीजे पर नहीं पहुंच सके।
हमें कार्रवाई शुरू रखनी चाहिए। जज सरकारी वकील को सुनाते हैं, तुम्हारे 100 से ज़्यादा गवाह, 400 से ज़्यादा दस्तावेज और सैकड़ों नए गवाह की वजह से ये ट्रायल इतना लंबा हो गया है। तो आप लंबी ट्रायल की कंप्लेंट ना करें तो ही अच्छा है। जब तक डिफेंडेंट की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ जेल में जैकी की बेटी उसे मिलने आती है। जैकी पूछता है, तुम कैसी हो? तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हें पैसों की कोई कमी तो नहीं? जैकी की बेटी कहती है, तुम हम सब के बारे में कितना सोचते हो? जैकी कहता है, सबके नहीं, बस अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार और दोस्त ही सब कुछ है। और हाँ, अपनी माँ से कहना, मैंने उसे याद किया था। कुछ दिनों बाद जज एक मीटिंग बुलाते हैं। वो सारे लोगों से कहते हैं कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है और अब टॉमी नापोली की तबीयत भी ठीक है, तो हम ये ट्रायल आगे बढ़ा सकते हैं। जज जैकी डिनोर्स्की को आखिरी बार नोटिस देते हैं कि अगर उसने आगे से कोर्ट में कोई भी बदतमीजी की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ट्रायल की अगली सुनवाई में टॉमी नापोली को कोर्ट लाया जाता है। उसकी स्ट्रेचर को कोर्ट रूम में ही एडजस्ट किया जाता है। जज जैसे ही कोर्ट में आते हैं, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जैकी कहता है, टॉमी नापोली खड़ा कैसे होगा? वो तो स्ट्रेचर पर है। जज गुस्से से जैकी की तरफ देखते हैं। अगला गवाह एक ऑफिसर है। वो जज और जूरी को बताता है कि कैसे उन्होंने लुकीजिस फैमिली के मेंबर्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो जो सबूत पेश करते हैं उनकी सच्चाई साबित नहीं होती। इस गवाह को इतना प्रिपेयर करने के बाद भी कुछ खास साबित नहीं हुआ, लेकिन सरकारी वकील को भरोसा है टॉनी कैम्पिंगा पर। जब वो गवाही देगा, जैकी की बोलती बंद हो जाएगी और उन लोगों के सारे पोल खुल जाएंगे। एक दिन जैकी के पिताजी उसे मिलने जेल आते हैं। जैकी कहता है, माँ कैसी है? पिताजी कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत याद करती है। उसे तुमसे मिलकर 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर छा गए हो। जूरी तो तुम पर बहुत फिदा है। जैकी कहता है, आपको अच्छा लगा ना? मैं तो एक शोमैन बन गया हूँ। मैं बस चाहता हूँ मेरे दोस्तों को कोई सजा ना मिले। अगली सुनवाई में एक FBI एजेंट को बुलाया जाता है। सरकारी वकील वही सवाल पूछते हैं कि मिस्टर काल्ब्रिज इस केस से कैसे जुड़े हैं। वो इस क्राइम फैमिली के बॉस है। ऐसा कौन सा सबूत तुम्हारे पास है? FBI एजेंट कहता है कि वो एक दिन टॉमी कैम्पिंगा के साथ एक होटल में गया था, जहाँ टॉनी ने एक पैसे से भरी बैग मिस्टर काल्ब्रिज को दी थी। इससे ये बात साबित होती है कि उनके बॉस ही थे। मिस्टर काल्ब्रिज के वकील FBI एजेंट से पूछते हैं, तुम्हारी गवाही से ये बात तो साबित नहीं होती कि वो पैसे डीलिंग के थे या टॉनी ने मिस्टर काल्ब्रिज से कोई पैसे उधार लिए थे। एजेंट कहता है, शायद ऐसा हो सकता है। एक तरफ जैकी अपने दोस्तों पर अपनी जान निछावर करता है, लेकिन मिस्टर काल्ब्रिज और कुछ साथी कोर्ट में हुई हरकतों पर जैकी पर हंसते हैं। मिस्टर काल्ब्रिज कहते हैं, मुझे जैकी पर भरोसा नहीं है। उसकी गंदी जुबान से कब कौन सी बात निकलेगी, इसका मुझे हमेशा डर रहता है। यह हमारे लिए फांसी का फंदा बन सकता है। लेकिन सारे साथी ऐसा नहीं सोचते। लेकिन मिस्टर काल्ब्रिज के सामने वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो उन सबका बॉस जो है। कोर्ट की अगली कार्रवाई शुरू होती है। तभी अचानक टॉमी नापोली स्ट्रेचर से गिर जाते हैं। सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऑफिसर उसे उठाकर फिर से बेड पर रख देते हैं। जज नापोली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? मिस्टर नापोली कहते हैं, मुझे नींद लग गई थी और साइड रोल ना होने की वजह से मैं नीचे गिर गया। जज ऑर्डर देते हैं कि मिस्टर नापोली को कोई कॉफी पिलाए और उनके साइड रोल को भी ठीक किया जाए। जैकी ये सब देखकर जज के पास जाता है। सरकारी वकील उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। जैकी धीरे से कहने लगता है कि मुझे भी जेल में बहुत दिक्कत है। मुझे खाना ढंग का नहीं दिया जाता और मेरी चेयर भी निकाल दी गई है। जज हैरान हो जाते हैं, पर वो जैकी से इतना ही कहते हैं कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम जेल अथॉरिटी से बात करो। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही सरकारी वकील जैकी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर उनकी जिंदगी दाव पर है और किसी के अपने खाने पीने के शौक पूरे नहीं हो रहे हैं। शायद हमने जैकी की चेयर निकालकर उसे और आराम दे दिया है। जैकी को अब ये बात पता चलती है कि सरकारी वकील के कहने पर उसकी चेयर निकाली गई है। वो गुस्से में आकर उस पर भिड़ने जाता है। तभी मिस्टर बेन क्लैंडिस जैकी को रोक लेते हैं और उसे वक्त की नज़ाकत को समझने कहते हैं। यह फेडरल ऑफिस में सरकारी वकील को पता चलता है कि जूरी में से कोई एक जैकी की हरकत तो क्यूट कह रहा था और फिर सरकारी वकील का गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंचता है। वो कहते हैं, ये लोग पागल है क्या? इन्हें कैसे समझ नहीं आता कि लुकीजिस क्राइम फैमिली समाज को खोखला कर रही है। ड्रग्स, ब्लैक मनी, एक्सटॉर्शन, ऐसे कितने सारे गुने इन लोगों ने किए हैं और हम यहाँ दिन रात इन्हें साबित करने में जुड़े हैं, लेकिन जूरी को ये क्रिमिनल्स क्यूट लगते हैं। अगले दिन जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू रहती है, तभी जज को एक संदेश आता है। वो जैकी को तुरंत अपने चेंबर में बुलाते हैं। जैकी कुछ समझ नहीं पाता अब उससे क्या गलती हो गई है। जज जैकी से बड़े ही नरम अंदाज से बात करते हैं। उससे जैकी थोड़ा और डर जाता है। फिर उसे हौसला देकर कहते हैं कि मुझे अभी एक संदेश मिला है। तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और कल उनकी अंत्यविधि है। जैकी शॉक हो जाता है। वो अपनी माँ से पिछले 2 साल से नहीं मिल पाया है और अभी अचानक ये खबर
वो टूट जाता है। जज उसे हौसला देते हैं। जैकी कहता है उसे अपनी माँ को आखिरी बार देखना है। जज कहते हैं काश मैं ये कर पाता, लेकिन ज्यूरिडिक्शन के अलग होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना। उस दिन रात जैकी को मिलने उसकी वाइफ आती है। वो कहती है तुम फनरल में आने वाले हो ना, अगर तुम्हें कुछ चीजें चाहिए तो मुझे बता दो। जैकी कहता है जज ने मुझे मना कर दिया है, वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे। उसकी वाइफ कहती है तुमने जिंदगी में सब कुछ ज्यादा चाहा, ज्यादा पैसे, ज्यादा ड्रग्स, ज्यादा लड़कियां, और इसी वजह से तुम्हें ज्यादा और लंबी जेल मिली है, और इसका नतीजा तुम आज अपनी माँ के अंतविधि में उनके यहाँ नहीं हो। ना तुम अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे पति। अब सरकारी वकील एक चाल चलते हैं। वो मिस्टर बेन और जज को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं। वो जज से कहते हैं कि हम 19 महीनों से इस केस पर काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते में जैकी का भाई टॉनी कैम्पिंगा भी गवाही देगा। इससे इन सारे लोगों के गुनाह भी साबित हो जाएंगे, पर मुझे डर है जूरी का। अगर इन्होंने उनके ऊपर कोई मेहरबानी कर दी तो ये लोग हंसते हंसते यहाँ से चले जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मिस्टर बेन, मैं चाहता हूँ कि आप सारे डिफेंडेंट से बात करें और उन्हें कहे कि वो अगर अपने गुनाह मानते हैं तो हम उन्हें कम सजा होने की दलील करेंगे, और जज साहब उन पर कम से कम 10 से 20 साल की सजा तय कर सकते हैं। अब ये ऑफर लेकर मिस्टर बेन सारे डिफेंडर उनके वकील के सामने रखते हैं। वहाँ जैकी भी मौजूद होता है। अब यहाँ थोड़ी बहस होती है कि किसी डिफेंडेंट को कम सजा है और किसी को ज्यादा। मिस्टर बेन कहते हैं कि आप सभी डिफेंडेंट और उनके वकील ये डील सीरियसली सोचे, क्योंकि अगर हम हार गए तो पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। इसलिए ये बेहतर है कि कुछ साल की सजा हो। इसलिए ये ऑफर भी कुछ बुरा नहीं है। सब तय करते हैं कि कल सुबह आकर सभी डिफेंडेंट अपना वोट देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम ये साथ करें। आखिरी वक्त में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, और सभी जाने के लिए उठते हैं। जैकी कहता है मुझे कुछ कहना है। मेरी पहले की 30 साल की सजा बाकी है, इसलिए मुझे इस डील से खास कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों के लिए कोई है जो घर पे इंतजार करता है, तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त। इस सरकार ने मुझे पहले भी 2 डील ऑफर किए थे, लेकिन जब मैं नहीं माना तो मुझे डोपिंग केस की लंबी सजा में फंसा दिया, क्योंकि वो चाहते कि हम कमजोर पड़े और उनके सामने झुके। लेकिन हमारे धंधे का वसूल है कि हम कभी झुककर सौदा नहीं करते, इसलिए मैं इस डील से इनकार करता हूँ। जैकी की इस बात से सारे खामोश हो जाते हैं और एक एक करके सभी इस डील से मना करने लगते हैं। आखिर में बॉस मिस्टर काल्ब्रिज भी मना कर देते हैं। मिस्टर बेन कहते हैं मैं ये फैसला उन्हें बता देता हूँ। यहाँ सरकारी वकील की ये चाल भी उल्टी पड़ गई है, और इसी में और मुसीबत की उन्हें जैकी और उसके कजिन भाई टॉनी कैम्पिंगा के बीच कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिससे वो जैकी और उनके साथियों को मुजरिम साबित कर सके। सरकारी वकील कहते हैं जैकी की सेल की तलाशी लो, कुछ ना कुछ होगा उसके पास, कोई पेपर, कोई टेप या कुछ भी। कोई भी हालत में मुझे सबूत चाहिए। अब यहाँ जेल ऑफिसर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं। वो जैकी की बुरी तरह पूछताछ करते हैं, इससे उसे अस्पताल भी भर्ती करना पड़ता है, लेकिन वो चुप रहता है। आज ट्रायल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज टॉनी कैम्पिंगा की गवाही दर्ज होने वाली है। इसकी गवाही से जैकी और सारे डिफेंडेंट के खिलाफ गुनाह साबित हो सकता है। सरकारी वकील शुरुआत करते हैं। वो टॉनी से पूछते हैं तुम सरकारी गवाह क्यों बने, और तुम जैकी और यहाँ बैठे डिफेंडेंट के कारोबार के बारे में क्या जानते हो। टॉनी कहता है जैकी को गोली मारने के बाद मुझे डर था कि वो मुझसे बदला लेगा, और इसलिए मैंने सरकारी गवाह बनने के लिए FBI से बात की। मैं जैकी के ड्रग डीलिंग के काम में उसका साथ देता था। जैकी जिनो मास्कोपोर्नियो को रिपोर्ट करता था, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा बॉस काल्ब्रिज को जाता था। अब मिस्टर बेन टॉनी को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। वो टॉनी से पूछते हैं क्या सरकारी गवाह बनने से पहले तुम ड्रग्स लेते थे, और इसके इलाज के लिए तुम्हें ट्रीटमेंट और शॉक भी लेना पड़ा। तभी मिस्टर बेन एक एक करके ड्रग्स के नाम लेते हैं और पूछते हैं क्या तुमने ये ड्रग्स लिए हैं। टॉनी हड़बड़ा जाता है। वो चीख कर कहता है मैंने ये सब लिए हैं, मुझे इनकी आदत थी, लेकिन मैं अब सुधर चुका हूँ। अब जैकी टॉनी को क्रॉस एग्जामिन करता है। क्या मैं कभी तुम्हारी जिंदगी का नजदीकी इंसान था? टॉनी कहता है हाँ तुम थे। तो क्या तुम्हारे हर नजदीकी इंसान को तुम ऐसे ही गोली से मारते हो जैसे तुमने मुझे मारी थी? टॉनी कहता है नहीं, लेकिन तुमने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जैकी कहता है तुम्हारी ड्रग्स की आदत की वजह से मैंने तुम्हें पैसे देने से इनकार किया था। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के फिनल का खर्चा मैंने किया था, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब तुम झूठ बोलते हो तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं करते, और अभी भी तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। तुम FBI के पास क्यों गए? टॉनी कहता है FBI ने कहा अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम्हें सारे लोगों के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी।
जैकी कहता है FBI और गवर्नमेंट ने तुम्हें यूज किया है क्योंकि वो यहाँ मौजूद सारे लोगों को जेल भिजवा सके। जब तुमने मुझे पहली गोली मारी थी पता है तब मैंने क्या कहा था। टोनी अब उससे बौखला जाता है। वो जैकी से नजर हटाकर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। जैकी कहता है मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसके बावजूद तुमने मुझे 3 गोलियां मारी। टोनी कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जैकी अब आखिरी बार टोनी से पूछता है क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टोनी इस बार सीधे सीधे कहता है तुम नहीं करते। जैकी अब टूट जाता है। वो जज से कहता है मुझे इससे कुछ नहीं पूछना, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। कोर्ट में एक लंबी खामोशी हो जाती है। अगली सुनवाई में जज सरकारी वकील को क्लोजिंग आर्गुमेंट देने कहते हैं। सरकारी वकील कहते हैं मैं जूरी को मुबारकबाद देता हूँ अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे लंबे क्रिमिनल केस का हिस्सा होने के लिए, लेकिन ये कोई गौरव की बात नहीं है। 22 महीने लगे हमें इस केस से जुड़े। हमने इस केस के सारे पहलू देखे। इन लोगों ने सिर्फ जुर्म नहीं किए, इन्होंने तो कानून का मजाक उड़ाया है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पेश किए गए सबूतों की ओर ध्यान दें, ना किसी की दिलचस्प पर्सनैलिटी या बेहुदा अंदाज की। मैं आपकी ड्यूटी और संयम का सम्मान करता हूँ। इसके बाद और भी डिफेंडेंट्स के वकील अपनी फाइनल क्लोजिंग देते हैं। सीनियर वकील मिस्टर बेन अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट में कहते हैं कोर्ट के सामने सरकार ने जो सबूत और गवाह रखे वो आप लोगों ने देखे, लेकिन क्या हमने ये समझा कि वो सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये सारे लोग बुरे हैं क्योंकि ये लोग अलग प्रांत से हैं, इनकी भाषा, बोली और रहन सहन हमसे अलग है। लेकिन अमेरिका का कानून बना है लोगों से, लोगों के लिए, ना किसी के मानवाधिकार का हनन करने के लिए। मैं अपने क्लाइंट का भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप तय करें कि सच क्या है और झूठ क्या। उनकी इस शानदार स्पीच से सारे दंग रह जाते हैं और जैकी भी इस बात से काफी प्रभावित हो जाता है। अगले दिन जैकी अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट देता है। वो लिखे हुए पॉइंट्स की चिट्ठी लेकर शुरुआत करता है, पर थोड़ी देर में वो उसे अपनी जेब में रख देता है और कहता है जैसे मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं दिल से कहूँगा, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप लोगों ने जो सबूत, गवाह, टेप यहाँ पर देखे उससे सरकार ये साबित करना चाहती है कि हम कोई साजिश कर रहे हैं। और फिर वो एक पुरानी तस्वीर जूरी को दिखाता है। ये हमारे बचपन की तस्वीर है जिसमें मैं हूँ और यहाँ पर बैठे मेरे दोस्त हैं जो एक आइसक्रीम वाले के पास खड़े हैं। शायद तभी अगर रिको लॉ होता तो हमें आइसक्रीम की साजिश में पकड़ लिया जाता। आप लोग पिछले 600 दिनों से यहाँ पर हैं अपने परिवार से दूर, इसलिए मैं आप लोगों का और वक्त नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपको इन सबूतों में या सरकार की बातों में सच्चाई लगती है तो आप लोग इसमें मुझे दोषी ठहराएं। फाइंड मी गिल्टी, ना कि मेरे दोस्तों को। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनके परिवार उनसे दूर रहे। मेरा परिवार तो पहले ही टूट गया है। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी आदत है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फाइंड मी गिल्टी। अब फैसला जूरी के हाथ में है। अगर उन्होंने बहुमत से इनको दोषी ठहराया तो उन्हें सजा होगी। जज उन्हें चाहे उतना समय लेने कहते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला है। 21 महीने लंबी चली इस ट्रायल के बाद सरकारी वकील मिस्टर बेन और बाकी वकील फुर्सत की सांस लेते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 हफ्ते में जूरी अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन होता कुछ और ही है। सिर्फ 14 घंटे में जूरी अपना फैसला तय कर लेती है। इतनी लंबी ट्रायल का इतनी जल्दी फैसला, किसी को विश्वास ही नहीं होता। सब बस यही कहते हैं ओनली गॉड नोज व्हाट विल हैपन। उस दिन कोर्ट में भारी भीड़ होती है। सारे डिपेंडेंट के परिवार उनसे मिलने आते हैं। हर कोई एक दूसरे को धीरज दे रहा है। अगर कुछ बुरा हुआ तो यही से जेल जाना होगा। जैकी अपने दोस्तों और परिवारों से ऐसे मिलता है जैसे वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जज जूरी से पूछते हैं क्या जूरी का फैसला बहुमत से है। अगर हाँ तो वो अपना फैसला सबके सामने रखे। जूरी मेंबर्स की प्रमुख लेडी कहती है हमारा फैसला बहुमत से है। सबकी सांसें थम जाती है। अब क्या होगा? और जूरी मैडम कहती है We found them not guilty। हमने इन्हें दोषी नहीं पाया है। कोर्ट में खुशियों का शोर होने लगता है। सब झूम उठते हैं। जैकी और मिस्टर बिन तो गले मिल जाते हैं और अब आखिर में सारे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जूरी मेंबर्स दिखते हैं। वो सारे मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जैकी जेल के लिए निकलता है अपनी बची हुई सजा काटने। सारे दोस्त और परिवार जैकी को ढेर सारा प्यार देते हैं और शायद इसी प्यार के लिए जैकी कब से तरस रहा था, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, फिल्म यही खत्म होती है। जैकी अपनी बाकी सजा के 17 साल और 5 महीने जेल में गुजारता है और फिर उसे पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2004 में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की क्या पहचान है? जो पराई आग में जले वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।